गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में आपका जो सिलेबस में दिया गया है वो मेन टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब से पहले जो हमने पढ़ा है वो इससे रिगार्डिंग है। अब हम तक हमें पता चल गया है कि हम बोर एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ने वाले हैं। हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, उसकी डिमेरिट्स पढ़ी कि भाई थॉमसन जो है कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को। उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल में भी हमने पढ़ा कि उसकी कुछ डिमेरिट्स हैं, वो भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम को, जीमान इफेक्ट को, स्टार्क इफेक्ट को, ये चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद हमने कुछ वेव्स पढ़ी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़े, ताकि हमें ये चीज समझ में आ जाए कि बोर जो कहने वाला है अपने एटॉमिक मॉडल में कि वो चीज कहाँ अप्लाई हो रही है, कहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। इसी इसी का में हमने इसी सीरीज में हमने जो पढ़ा था, प्लैंक थ्योरी पढ़ी थी, मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा था। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम बोर एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर ने ये दिया था, और ये फर्स्टली मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल है इट इज ओनली अप्लाई फॉर, अगर मैं बात करता हूं, आपको ये चीज मेनली याद रखनी है, इट इज ओनली अप्लाई फॉर, ये इसकी मेरिट भी है और मेरिट भी है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये केवल हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन एटम पर होता है या हाइड्रोजन जैसे एटम्स पर, जैसे हाइड्रोजन जैसे कि मान लो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। यस, एक इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उस तरह, जैसे कि हम बात कर लें Li2 पॉजिटिव, या हम बात कर लें He पॉजिटिव, या फिर हम बात कर लें B3 पॉजिटिव वाली। यस, सॉरी, Be आएगा, Be3 पॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये इनमें जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उनके लिए ही ये एप्लीकेबल था, अदरवाइज ये एप्लीक और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो इसकी मेरिट और डिमेरिट दोनों है, इसकी स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो चलिए अब बात करते हैं मेन पोस्टुलेट्स। मेन पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? मेन पॉइंट्स, जो उसने एक्सप्लेनेशन दिया था उसका कंक्लूजन निकाल कर जो मेन पॉइंट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल हम बात करेंगे किसकी बेटा? मेन postulates of Bohr's atomic model. Okay, main postulates of Bohr atomic model. The first thing, बोर ने क्या कहा था? बोर ने, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथवे में मूव करते हैं। इसने भी वही चीज की, उसने थोड़ा सा चेंज कर किया। क्या उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी उसने यही बात रदरफोर्ड ने कही थी। आपको मैं ये चीजें याद दिलाता रहूंगा बीच बीच में कि यहाँ पिछले मॉडल से क्या सिमिलरिटी है। ये बात कही थी इन सर्कुलर पाथवे, लेकिन अब ये क्या कह रहा है? उसने कहा था इन सर्कुलर पाथवे, एक सर्कुलर पाथवे में मूव करते हैं। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसने ये ऑर्बिट्स थ्योरी नहीं दी थी, ऑर्बिट्स नहीं कहा था, नॉन एज शेल, या तो उन्हें हम शेल्स बोलेंगे या फिर उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी लेवल। समझ आ रही बात? यानी इलेक्ट्रॉन जो है ना मूव करता है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथवे में, जिन्हें उसने ऑर्बिट कहा। और ऑर्बिट कौन जो नाम दिया, या तो शेल दिया या फिर एनर्जी लेवल नाम दिया। क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है कि an electron is a
इन ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल यानी एनर्जी लेवल का मतलब क्या हो गया, हर एनर्जी लेवल की, हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है। क्लियर है? क्लियर है? और उसने इन्हें नाम दिया था के, एल, एम, एन, ई, टी, सी। और आज के टाइम में उन्हें 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके पढ़ते हैं। क्लियर है? उसने नाम दिया था के, एल, एम, एन। और आज के टाइम में हम 1 2 3 4 यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल करके पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन in a particular energy level, in a particular energy level is associated with a definite amount of energy, definite amount of energy। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है उसमें डेफिनेट एनर्जी होती है। डेफिनेट एनर्जी, इसका मतलब हुआ मीन्स विच मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ था, क्योंकि वहां पर एनर्जी लॉस कर रहा था। अब इसके साथ साथ क्या आएगा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस नहीं होता। क्यों भाई, क्यों नहीं होता? उसने एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई जिस एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उतनी ही उसी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पर वो मूव करता है। अब एनर्जी लेवल में अगर डिफरेंस होगा, यानी शेल की एनर्जी में और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में अगर डिफरेंस होगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा या गेन करेगा। लेकिन अगर एनर्जी दोनों की सेम हुई तो वहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं, सर्कुलर पाथवे हैं। और ये जो सर्कुलर पाथवे हैं के, एल, एम, एन करके हैं, या 1 2 3 4 करके हैं। और इसने कह दिया कि इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है, इसकी एनर्जी फिक्स है। और न्यूक्लियस के पास जो होगा उसने ये चीजें कही थी, मैं आपको बता दूं कि एनर्जी लेवल यानी 1 2 3 4 यानी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये चीज याद रखना। जैसे जैसे 1 से 4 की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी लेवल जो है 1 2 3 4 करके, तो एनर्जी लेवल सबसे पास वाले की सबसे पहले की सबसे कम, सबसे दूर वाले की सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। ये चीज उसने कही थी। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 3 कहते हैं, ये कह रहा है कि चलिए, तो ये कह रहा है बेटा कि जो एनर्जी लेवल्स है, एनर्जी लेवल्स परमिटेड, एनर्जी लेवल्स परमिटेड energy levels permitted to move electron which angular momentum is an integral of h upon 2 pi, h upon 2 pi, where is h?
प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है बेटा, यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात? ये कह रहा है कि एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, मूव करने के लिए जी करते हैं, तो मूव करने के लिए जो मूव कह लीजिए सॉरी, एनर्जी लेवल केवल उन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए परमिट करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि होल नंबर होगा, उसकी मल्टीप्लायर होंगे, तो h अपॉन 2 पाई होगा या 2h अपॉन 2 पाई होगा या 3h अपॉन 2 पाई होगा या 4h अपॉन 2 पाई होगा। यस। अब अगर हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात आई, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? अगर हम यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की बात आई है बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम of electron is mvr, where is m mass of electron, v क्या है velocity of electron, और r क्या है बेटा, r है आपका radius of electron, radius of circular orbit in which electron move। क्या है m, mass of electron, v velocity of electron, sorry velocity of electron, and r is radius of orbit in which electron move। ओके, तो ये है आपका एंगुलर मोमेंटम। उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा ये हमेशा इक्वल होगा या इंटीग्रल होगा h अपॉन 2 पाई के, इसके होगा h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल होगा। यहाँ पर हम n ले रहे हैं, मेरे जहाँ n की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होगी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यस, तो इसी चीज को उसने क्या कहा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड कहेगा, क्वांटाइजेशन कह दिया इसने। क्वांटाइजेशन का मतलब बेटा हमेशा बस आपको याद रखना है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि इंटीग्रल नंबर, होल नंबर, कंप्लीट नंबर कहीं भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो पोस्टुलेट नंबर 4 उसने क्या कहा, पोस्टुलेट नंबर 4 में कि भाई अब कह रहा है कि अगर हम, उसने कहा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, ना वो लॉस करेगा ना वो गेन करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक एनर्जी में मूव करता है। अब वो कह रहा है कि अब उसने कंडीशन डाल दी कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे, नहीं इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेगा तब क्या होगा। ये चीज उसने इस वाले पोस्टुलेट में कहा है। क्या कहा उसने? द एनर्जी गेन और लॉस by electron gain or loss by electron always be equal to the h nu। h nu आपको याद है प्लांक थ्योरी से E इक्वल टू एच न्यू था, तो h न्यू के इक्वल आएगा। क्या आएगा? h न्यू which is also the energy difference between two energy levels। दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? डेल सॉरी एच न्यू है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर मैं कहता हूं कि भाई ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल, ओके, और इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E3 है और इसकी एनर्जी E4 है, और हमें पता है E4 इज द मैक्सिमम, देन E3, देन E2, और सबसे कम जो है वो है E1 की एनर्जी। यस, ये चीज हमने पिछले उसमें पोस्टुलेट में हमने पढ़ ली है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई सी भी शेल में है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ शेल, किसी भी शेल में है, फर्स्ट मान लो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, और अगर उसने इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन की, वो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लॉस करेगा तब क्या होगा, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा वो एच न्यू के इक्वल होगा। और एच न्यू के इक्वल क्यों कहा उसने, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं कहता हूं कि E4 माइनस E3 सॉरी E4 माइनस E3, यानी ये डेल्टा E जो होगा ये हमेशा एच न्यू के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, एच न्यू के, या कह लीजिए E3 माइनस E2 ये हमेशा एच न्यू के इक्वल होगा, या कह लीजिए E2 माइनस E1 कह लीजिए ये हमेशा एच न्यू के इक्वल होगा। प्लैंक की थ्योरी है, आपको याद है, ये हमेशा एच न्यू के इक्वल होगा, यानी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, दो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एच न्यू है। क्या है बेटा, एच न्यू है। तो ये चीज ने प्लैंक ने सॉरी बोर ने प्लैंक थ्योरी से ली थी। अब वो कह रहा है कि एनर्जी गेन और लॉस जो इलेक्ट्रॉन करेगा वो एच न्यू के इक्वल करेगा, ठीक है। अब इसने कंडीशन डाल दी, कंडीशन क्या डाल दी, इफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा यानी एक्सटर्नल सोर्स से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब क्या होगा, देन तब क्या होगा, it will jump into the next level। समझ में आई बात आपको, यह कह रहा है कि अगर उसने एनर्जी गेन की, उसकी एनर्जी कोई थी, मान लो इसकी एनर्जी E2 के इक्वल है, अब उसने एनर्जी गेन कर ली, एच न्यू इक्वल कर लिया, अब वो उसकी एनर्जी ज्यादा है और सेल या और सॉरी सेल या फिर ऑर्बिट की एनर्जी कम है, तो क्या होगा, अब वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, जंप कर देगा नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट मतलब E3 में, थर्ड शेल में चला जाएगा। और अगर थर्ड शेल में है तो फोर्थ शेल में चला जाएगा, फर्स्ट शेल में है तो सेकंड शेल में चला जाएगा, यानी जिस शेल में होगा उससे जो अगला शेल आएगी उसमें चला जाएगा अगर वो एनर्जी गेन करता है, एब्जॉर्ब करता है। और सेकंड केस क्या कहता है, वो सेकंड केस कहता है बेटा, इफ इलेक्ट्रॉन लॉस इट्स एनर्जी, अगर वो एनर्जी लॉस करेगा देन it will jump into the previous level, previous energy level। यानी अगर वो एनर्जी लॉस करता है तो नीचे वाले, उससे नीचे वाले में चला जाएगा, यानी सेकंड सेल में था तो फर्स्ट सेल में चला जाएगा, फोर्थ सेल में होगा तो थर्ड सेल में चला जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको, तो यही चीज, इस चीज को ही हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहां पर एक टर्म आ रही है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनटू अनदर लेवल। उसने अनदर लेवल को जाने को उसने कहा कि भाई इसे ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अभी ट्रांजिशन दो तरह का होगा, या तो लोअर टू हायर या हायर टू लोअर होगा। अगर ये हायर टू लोअर हुआ तब क्या बोलेंगे इसे हम, और अगर लोअर टू हायर हुआ तब क्या बोलेंगे इसे हम, समझ में आ रही बात। नो लोअर टू हायर लेवल हुआ तो ये उसे बोलेंगे हम एक्साइटेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्साइटेशन। और हायर टू लोअर होगा तो उसे हम बोलेंगे डी एक्साइटेशन। समझ में आ रही बात। तो डी एक्साइटेशन और एक्साइटेशन, आपको अगर कहा है एक्साइटेशन शो हो रहा है तो एक्साइटेशन मतलब क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। और अगर हम कह रहे हैं डी एक्साइटेशन हो रहा है तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करके
प्रीवियस लेवल पर आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये था मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि फर्स्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे, जिसने ऑर्बिट कहा, शेल कहा, या फिर उसने एनर्जी लेवल कहा। उसने फिर कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है, जिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की अपनी एक एनर्जी होगी और वो उसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम। उसने फिर कहा कि जो एनर्जी लेवल होता है केवल उन्हें ही परमिट करते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 के इंटीग्रल होगा। तो h/2 हमारा h प्लांक कांस्टेंट है। तो प्लांक कांस्टेंट कहाँ से आया, ये चीज आपको पता है। वी आप कहाँ से आया, ये आपको पता है, ठीक है ना। लास्ट वन में कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लॉस करेगा तब क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन तब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ बोर मॉडल। इसके बारे में बात करते हैं बेटा, मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर के एटॉमिक मॉडल की मेरिट्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, it explain the stability of it explain the stability of atom। yes, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है? yes, कि भाई उसने कहा, रदरफोर्ड कहाँ फेल होता है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि एनर्जी लॉस करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई, एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो फिक्स एनर्जी के शेल में जाएगा। तो ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है, तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड जो चीज है, ये सॉरी, विद द हेल्प, अगर हम नेक्स्ट मेरिट की बात करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल वी कैन ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम एनर्जी निकाल सकते हैं, यस, इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी हेल्प से हम इसमें एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ ये जो मैथमेटिकली है, ये फॉर्मूला है एक, En इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 2 पाई स्क्वायर m e⁴ यस। तो ये चीज जो है, इस एक्सप्रेशन से बेटा आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मेजर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, क्या क्या चीज क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो बेटा मैं पहले आपको बता दूं, En क्या है। En आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल। किसी भी n एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। इज दैट क्लियर? En हो गया हमारा। m क्या है हमारा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी निकालेंगे उसका ही मास। यस। E क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन।
कहीं कहीं पर आपको ई की जगह जेड भी मिलेगा बेटा, ई भी मिल सकता है और जेड भी मिल सकता है, ठीक है ना। चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक चीज दी गई है एप्सिलॉन नॉट, ये दिया गया है। और ये क्या है, ये फ्री स्पेस है बेटा, फ्री स्पेस। ये आपको हमेशा कैलकुलेशन करने के टाइम मिलेगा। एच आपको पता है ही है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है आपका, प्लांक कांस्टेंट। और एन क्या है बेटा आपका, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। जिस एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं उस वो एनर्जी लेवल है। क्लियर है आपको। तो ए एन की जो वैल्यू है कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है, कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है बेटा, वो आता है -1312 जेड स्क्वायर अपॉन, क्योंकि अगर आप देखोगे एन स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट हो, एच कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो चीज वेरिएबल है, इसमें जो चीज वेरिएबल है उसे रख देते हैं। एन स्क्वायर जो है वेरिएबल है और आपका एन स्क्वायर वेरिएबल है, जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर ये दोनों वेरिएबल है। यहाँ पर जेड स्क्वायर क्या है बेटा, जेड स्क्वायर के बारे में आपको याद रखना चाहिए। जेड स्क्वायर इज द चार्ज। जेड क्या है बेटा, चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, या एटॉमिक नंबर कह सकते हो। जेड इज द एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियस चार्ज के। और ये जो जेड आता है स्पेशली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए आता है। नहीं तो जो फॉर्मूला बनता है वो आपको बता दिया गया है, -1/4 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर एम ई की 4, एम ई की 4 एन अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है बेटा कि एनर्जी की जो वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव है। क्या है, एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है। ये क्यों है, तो बेटा आपको याद रखना है कि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है, एनर्जी जो होती है रिलीज होती है। क्लियर है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पर जब आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो इससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। क्लियर है। थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट वो रेडियस बताता है, रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट। इट एक्सप्लेन the radius of the radius of orbit, ऑर्बिट बताता है। ऑर्बिट के एक्सप्लेन जो बोर के अकॉर्डिंग हमने लिया है मैथमेटिकली, अगर हम देखते हैं आर एन इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। तो देखो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सब चीजें, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट होता है आपका, एन नंबर ऑफ शेल है, एच कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज परसेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कांस्टेंट है। तो आर एन की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वो आता है बेटा 0.529 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। तो आर एन अगर आपको निकालना है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालनी है जिस ऑर्बिट में, आर एन क्या है, रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यस, तो वहां पर आपको एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी होगी। इज दैट क्लियर। और अब अगर हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन लाइक, ये तो किसके लिए है, सभी के लिए है। अगर हम कहेंगे भाई, अगर हम हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो
बेटा तो हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए आप बात करोगे तो आपको अपॉन में इसमें जेड रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? जेड फॉर हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन के लिए है, और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आर एन इक्वल्स टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर है भैया आपको? ओके। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसके लिए बेटा आपको फॉर्मूला बताया था कल एक, कि भाई अगर हमें फॉर्मूला निकालना है या वेव नंबर निकालना है किसी का, तो हम कैसे निकालेंगे? याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने जो कराया था, लास्ट क्लास में हमने कराया था वेव नंबर इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1 अपॉन n 1 स्क्वायर माइनस अपॉन n 2 स्क्वायर। ये चीज आपको बताई थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकालना। तो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट के हेल्प से, या फिर कह लीजिए लाइमन बोमन सीरीज जो है किस स्पीशीज में आती हैं, किस उसमें आते हैं, रीजन में आती हैं, ये चीज आपको बताई थी। इसके हेल्प से हम उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस रीजन में आती है। तो ये था आपका बोर मॉडल ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।